हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार मेरे क्लास 12th के इस प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो अपनी फिजिक्स की क्लासेस शुरू किए थे, आज उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा था ड्यू टू एक्सियल कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक टार्क पढ़ा था, उसके साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो लास्ट वाला वीडियो आप जरूर जाकर के विजिट करें, जरूर जाकर के देखें, तब इसके बाद आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएंगे तो बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। कोई एट रैंडम कोई भी टॉपिक उठा के नहीं देखिए प्लीज। देखने का अगर वीडियो आप देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज आप वीडियो को देखें, हमारा यही सजेशन है आपसे। तो देखिए, इसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें एरिया वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या क्या हम लेते हैं, एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तब जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दरअसल हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सा सिंबल होगा इसको रिप्रेजेंट करने का, हमारा फाई। आप समझ रहे हैं, यहां पर देखिए हमने 3 डायग्राम बनाया है, 1 2 3 डायग्राम बना दिए। देखिए जरा ध्यान से देखिए, ऊपर डिफिनीशन में हमने क्या लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, इस बात का ध्यान रखिएगा, पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, अगर किसी सरफेस से नॉर्मली पास हो रही हो, परपेंडिकुलरली पास हो रही हो, तो उसको हम कहेंगे कि हमारा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। एक बात ये भी समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई सरफेस ऐसा सरफेस है, जैसे यहां पर हमने फिगर 2 में दिखाया है। फिगर 2 में आप देख रहे हो एक ऐसा सरफेस हमने लिया है जिसमें आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम पास हो पा रही हैं। रीजन आप देखो, अगर हम ऐसे पास कराने लगेंगे तो अगर ऐसे लाइन पास कराने लगेंगे तो बहुत कम लाइन पास होंगी। लेकिन आप सोचो, अगर ऐसे लाइन पास कराएंगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर लाइन पास कराएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइन पास हो सकती है। तो इसीलिए क्या किया गया, जो ये लाइन आप देख रहे हो, जो तिरछी लाइन, जो इंक्लाइन लाइन पास हो रही है, अगर उसको हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाएंगे तो यहां पर इस प्लेन का एक एरिया होगा जिसको हम कह रहे हैं एरिया वेक्टर। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका नाम होगा एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर जहां पर आप जानते होंगे जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं, अगर एरिया तो आप जानते हो कि स्केलर क्वांटिटी है, अगर एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर उसको वेक्टर, उसको डायरेक्शन देना है तो आप क्या करोगे कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसीलिए यहां पर हमने एक यूनिट वेक्टर मेंशन कर दिया। देखिए यूनिट वेक्टर कैप लगा है ना, अब देखो वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए ए पर कैप लगा है, तो इसका मतलब एरिया पर हमने कैप लगा दिया, मतलब एरिया को हमने डायरेक्शन दे दिया। और डायरेक्शन एरिया वेक्टर की क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। आगे चल करके गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ाएंगे, वहां पर भी खूब एरिया वेक्टर का यूज होगा। इसलिए हमको इस बात को इंश्योर करना है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं जी। एक बात हम लोगों ने समझा कि अगर भाई कोई इंक्लाइन लाइन किसी प्लेन से पास करेंगे तो कम ही लाइन पास हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो डिफिनेशन में कि जितनी नंबर लाइन आप पास हो सकती हैं नॉर्मली किसी सरफेस से, वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली 3 बात पे डिपेंड कर रहा है। किस बात पे, कि भाई अगर हम सीधी लाइन पास करेंगे, जैसे मान लो सपोज करिए कि हमारे पास, सपोज करिए कि ये कोई प्लेन है, ये कोई मान लीजिए कि ये जैसे आप देख रहे हो ये कोई प्लेन है ऐसे,
ये 3D की चीजें हैं, हम 2D में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है बेहतर ना समझ में आए, तो लेकिन इसको ध्यान रखिए। ये कोई प्लेन है, यहां से लाइनें पास करेंगी, अगर ऐसे ऐसे लाइनें पास करेंगी, अगर सोचिए अगर हम ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइन पास कराते रहेंगे तो हो सकता है कम ही लाइन पास करे। लेकिन अगर सोचिए ऐसे हॉरिजॉन्टल इस प्लेन के परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइन अगर पास कराएंगे तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा किस बात पर डिपेंड करेगा कि एरिया उसकी कितना ज्यादा है। एरिया कितनी ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा, अगर ज्यादा एरिया से लाइन पास हो रही है तो ये एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा बड़ी एरिया तो ज्यादा लाइन पास होंगी, कम एरिया है तो कम ही लाइन पास होंगी। ये बात क्लियर। और तो और देखिए, सेकंड कंडीशन ये बन रही है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर जितनी सारी नंबर लाइन पास होंगी, एक दो नहीं अगर हजारों नंबर ऑफ लाइन पास करेंगे तो वही तो है टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वही तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर बहुत ज्यादा लाइन पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ज्यादा, कम लाइन पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कम, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड कर रहा है। और तो और किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर मान लीजिए आपने सही एंगल दिया है, इंक्लाइन लाइन नहीं पास कर रहे हो, अगर आप सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, कोई सरफेस मान लीजिए ये ले लिया और इसके ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे पास कर रहे हो, ऐसे ऐसे पास करोगे तो ज्यादा लाइन पास कर सकते हो। लेकिन आप सोचिए सरफेस के ऐसे ऐसे पर, मान लो ये सरफेस है और इसके इंक्लाइन ऐसे लाइन पास करोगे तो कम लाइन पास होंगे। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा थीटा, कौन से थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो ई का इधर कंपोनेंट लेंगे अगर हम तो हमको मिलेगा ई कास थीटा। ई कास थीटा यानी कास थीटा पर, ई तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, यानी यहां पर कास थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। आई थिंक आपको ये तीनों बातें समझ में आई हो, क्योंकि इसको समझना बेहद जरूरी है। ध्यान रखिए, इसको जरूर समझिए कि हमारा फ्लक्स जो है एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया ज्यादा होगी, ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो हमारा फ्लक्स ज्यादा पास करेगा। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करोगे तो ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। और तो और अगर कास थीटा जितना ज्यादा, मतलब कास थीटा पे भी डिपेंड करेगा, यानी एंगल पे भी डिपेंड करेगा। सही अगर आपने प्लेन के परपेंडिकुलर ले रखा है तो ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, यानी थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा में कौन सा थीटा, साइन थीटा नहीं, कास थीटा पे डिपेंड करेगा। तो हम लोगों ने ये देखा, अगर इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर लें, सोचिए अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर लें तो हमको जो चीजें मिलने वाली हैं वो हमको क्या मिलने वाली है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कास थीटा। बोलो होगा कि नहीं, ई ए कास थीटा होगा, ई ए कास थीटा हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा हो जाएगा। अब जरा देखिए, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमको हटाना है तो एक कांस्टेंट यहां इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए जिसका नाम हम के ले रहे हैं। तो यहां हो गया ई ए कास थीटा। अच्छा ये बताइए के की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दीजिए, 1 सिंगली 1 पुट कर दीजिए, सिंगल पुट कर दीजिए, तो यहां पर जो हमको फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला मिल जाएगा ई ए कास थीटा। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमको फार्मूला मिल चुका है दैट इज द ई ए कास थीटा मिला हुआ है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं। आप देख रहे हो यहां से एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रहे हैं, ये है प्लेन, तो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, ये है प्लेन, प्लेन तो यही है लेकिन लाइन इंक्लाइन पास हो रही है। यहां पर आप देख रहे हो। अच्छा आइए जरा इसी को देखते हैं, जो इक्वेशन हमको मिला है, इधर कुछ हमारे पास स्पेस बचा हुआ है तो इसको हम कुछ इधर देख लेते हैं। देखिए कुछ आगे स्पेस है तो कुछ आगे हमारे पास स्पेस है, हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक। तो कुछ हमारे पास स्पेस है, हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो कुछ हमारे पास स्पेस है, यहाँ इस चीज को हम कर लेते हैं। देखिए हमको क्या मिल गया है, देखिए हमको जो मिला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो मिला है दैट विल बी इक्वल टू द ई ए कास थीटा। बोलो यही मिला है कि नहीं, ई ए कास थीटा।
ई ए cos थीटा, यही मिला है। अच्छा जरा इसको वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख पाएंगे? अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आप देखिए फाई इज इक्वल टू, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि सर अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हमारा एरिया वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर हम कह रहे थे ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा वेक्टर के फॉर्म में आ रहा है इक्वेशन, दिस विल बी इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जरा ये आइए यहीं पर कुछ केसेस हम देखते हैं, कुछ केसेस हम देखते हैं। अगर मान लीजिए केस फर्स्ट अगर हम बनाते हैं, केस फर्स्ट अगर हम सॉल्व करें, केस फर्स्ट बना रहे हैं, क्या है केस फर्स्ट? इसी में जरा देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा जरा देखिए। आप देख रहे हो थीटा कहाँ 0 है? इस फिगर में हमने लिखा है थीटा 0 है। क्यों थीटा 0 है? आप देख रहे हो ये हमारा है सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे पास कर रही, इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो भी तो यही होगा। इसका मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। कौन कौन? एक तो हमारा एरिया वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर जो एंगल दोनों के बीच में बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि दोनों सेम लाइन पे हैं, दोनों अलाइंड हैं। एरिया वेक्टर भी, क्योंकि इस प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो एरिया वेक्टर होता है, हमने बताया आपको। और तो और यहाँ पर जो देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सीट के बाहर आ रही, इस प्लेट के बाहर आ रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल क्या बन गया बोलो? 0 डिग्री। अगर एंगल बन गया है 0 डिग्री, तो अगर हम यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारे पास फ्लक्स होगा, दिस विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या भाई बोलो? ई ए cos 0, ई ए cos 0। बताओ, ई ए cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर ई ए मिल गया, और ये जानते हो दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स, ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। ये जो है जो 0 डिग्री मिला हुआ है, दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स, ये मैक्सिमम फ्लक्स है। अब आइए केस नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 हम देख लेते हैं। केस नंबर 2 हम देख ले रहे हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर हम पुट कर दें, देन व्हाट विल बी हैपन? थीटा की 90 डिग्री अगर पुट करोगे वैल्यू, तो बताओ, आप ही बता दो, cos 90 की वैल्यू आप समझ गए होगे क्या होती है? 1। क्या 1 होती है? नहीं जी, 0 होती है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। जो फ्लक्स मिलेगा आपको बताओ, ई ए cos 90, ई ए cos 90 मिल रहा है, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। जो आपको फ्लक्स मिल रहा है यहाँ पर वो मिल रहा है 0, तो यहाँ पर जो फ्लक्स मिला आपको वो 0। क्यों भाई? देखो, देखो भाई फिगर में जरा देखो, फिगर में भी तो जरा देखो, फिगर में भी तो देख लो, कहां पर है 90 डिग्री? कहां पर है 90 डिग्री? जब हमारा प्लेन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के अंदर से न पास करके बाहर ऊपर से पास कर जाए, नीचे से पास कर जाए, और जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है। आप देख रहे हो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन ये। आप देखो, बताओ इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? इनके बीच में एंगल तो बन रहा है 90 डिग्री, तो इसीलिए हमने लिखा भी तो है यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री, और यहाँ थीटा क्या है बताओ? 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा 0 है, इसलिए जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बताओ? फ्लक्स की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पर 0 डिग्री। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका इन बात को विशेष ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ नोट पॉइंट हम देख लेते हैं। नोट पॉइंट यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एरिया
तो एरिया पे तो डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द सरफेस। तो शेप और साइज का मतलब जानते हो, साइज का मतलब डायमेंशन बताता है, और शेप का मतलब कोई स्फेरिकल है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, इरेगुलर शेप है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depends on किस पे नहीं डिपेंड करेगा बताइए, शेप ऑफ द सरफेस, शेप ऑफ सरफेस, सरफेस के शेप पर नहीं डिपेंड करेगा, ये बात समझ। इसीलिए तो हमने एक क्वेश्चन यहां उठा दिया है, एक क्वेश्चन यहां पर हमने लिया है, आपके सामने 4 डायग्राम हमने बनाया है, 4 डायग्राम हमने बना दिया है आपके सामने, आपकी नजरों के सामने, आपकी आंखों के सामने, आपके सुंदर आंखों के सामने हमने 4 डायग्राम बनाए। एक डायग्राम आप देख रहे हो, इस बॉडी का शेप एकदम इरेगुलर है, एकदम से इरेगुलर है। इस बॉडी का शेप आप देख रहे हो सर्कुलर है, इस बॉडी का शेप आप देख रहे हो एकदम चप्पल शेप का है, और इस बॉडी का तो आप खुद ही समझ रहे हो क्या है। बताओ अगर हम ये पूछें किसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो किसमें से ज्यादा होगा, तो आप ये देख रहे हो कि इनका भले शेप अलग है लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, बताओ क्या होगा, क्या 1 का ज्यादा होगा, क्या 2 का मैक्सिमम होगा, क्या 3 का मैक्सिमम हो जाएगा, कि सभी के लिए सेम होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब शेप पर डिपेंड ही नहीं करता तो सबके लिए बताओ सेम हो जाएगा कि नहीं होगा, सबके लिए सेम हो जाएगा कि नहीं सेम हो जाएगा। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आई थिंक आपको समझ में बेहतर ढंग से आ रहा हो। एक हमने लाजवाब क्वेश्चन लिया है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो है उसका जो वेक्टर फॉर्म होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कहो या ई डॉट ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर आल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट हमको लेना है उसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन ले रखा है। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करो। कब फाइंड करो, पासिंग थ्रू एन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की वैल्यू यहां पर दे रखा है। अच्छा जी, और क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो कह रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अभी अभी तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या लिखो या ए लिख दो, एक ही बात है। तो वेक्टर ई डॉट, क्योंकि यहां यस दिया है तो यहां आपको यस लिखना होगा, यस। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना दिया है, 200 आई, कितना दिया है बोलो, 200 आई प्लस 300 जे, और क्या किसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, और किसके साथ, जे के साथ कर, इनका भैया डॉट प्रोडक्ट कर दो। आप जानते हो क्लास 11th में वेक्टर का चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हम अभी पढ़ाने वाले हैं, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, वेक्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, उसको जरूर पढ़िएगा। तब तक के लिए आप इतना थोड़ा सा जानते रहिए, अगर जब दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, जैसे आई कार्टेशियन फॉर्म में है, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई डॉट अगर आई किया जाता है तो 1, जे डॉट जे किया जाता है तो 1, के डॉट के से किया जाता है तो क्या मिलता है बताओ, 1 मिलता है। लेकिन अगर सेम का सेम से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 मिलेगा हमेशा। जैसे आप देख रहे हो आई का आई से किया तो 1, जे का जे से कर रहे हैं तो 1, के का के से कर रहे हैं तो 1,
तो क्या आई का जे से करेंगे तब भी 1 होगा? नहीं जी, तब नहीं हो पाएगा। अगर आई का जे से करोगे तो 0, जे का के से कर दोगे डॉट प्रोडक्ट तो भी 0, और के का आई से कर दोगे डॉट प्रोडक्ट तब भी 0 हो जाएगा। इनको आप समझते रहिए। तो आप देख रहे हो यहां पर क्या आई है? क्या यहां पर आई है? क्या इसमें नहीं। क्या इसमें आई और जे दोनों है? यस, इसमें दोनों है। तो क्या करना है आपको? जब आई है ही नहीं तो आई को खत्म कर दो, चाहे तो यहीं पर ले लो 0 आई, और 0 आई का इधर मल्टीप्लाई करो, आई से आई का हो जाएगा 1। तो मतलब ये समझो खत्म है। आप एक काम करना, ये सब बातें छोड़ो, आप एक काम करना, जब जे का जे से 1 होता है तो जे का कंपोनेंट ये है और जे का यही है, तो जे का जे से करा देना, बस बाकी खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा भाई? देखो 200i और क्या है देखो इंटू लगाओ यहां पर 5 इंटू 10⁻³ है, और फिर क्या है, ये तो 1 हो गया। ऐसे ही प्लस लगाओ 300j लगाओ, और क्या लगाओ भाई, इंटू लगाओ 5 इंटू 10⁻³ इंटू नहीं, ये डॉट लग रहा है, इंटू का मतलब क्या है, यहां पर डॉट। अच्छा ये बताओ आई डॉट जे कितना होता है? 0, और 0 इंटू समथिंग, यहां से क्या मिलने वाला आपको? 0। और फिर देखो जे का जे से क्या होता है? जे का जे से देख रहे हो 1 होता है, तो जे का जे से 1 हो गया, तो आज जो आपको मिल रहा है आंसर, दिस विल बी इक्वल टू 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ मिला। अब बताओ ये कितना मिल रहा है? आप जरा देखो, इसका 2 0 इसमें शिफ्ट कर दो, इसका 2 0 इसमें शिफ्ट कर दो, 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा कितना हो गया? 15, और इसका जब 2 0 इसमें शिफ्ट कर दोगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब जो हमारा ये फाइनल आंसर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1.5, और यूनिट क्या हो जाएगी? जरा यूनिट देखो, फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? अभी यूनिट तो हमने देखा, यूनिट भी देख लेते हैं। फ्लक्स की एसआई यूनिट देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर होती है, और जो एरिया की यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। तो देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, जो यूनिट बनी वो वोल्ट मीटर बनी। तो जो हमारा आंसर आ रहा है 1.5 वोल्ट मीटर। जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई वो कितना आ रही है? 1.5 वोल्ट मीटर। 1.5 वोल्ट मीटर आ रही है, ध्यान रखिएगा, 1.5 वोल्ट मीटर आ गया। चलिए इसके पहले और देख लेते हैं भाई। अब इसके पहले यहां पर कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं, यहां पर कुछ चीजें और देख लेते हैं। क्या चीजें हैं? एक छोटी सी हेडिंग डाल रहे हैं हम, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट डायमेंशन बताओ। अच्छा बताओ, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर यूनिट डायमेंशन आपको फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको फार्मूले फोकस करना होगा। अगर फार्मूला आपको पता है तो यूनिट डायमेंशन फट से पा जाओगे। अभी अभी आपने देखा जो फ्लक्स का फार्मूला आया हमारे पास, वो आया है ई ए कॉस थीटा आया है। बोलो यही था कि नहीं? क्या बताओ, cos थीटा का कोई यूनिट डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता है। तो cos थीटा का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। जो यूनिट डायमेंशन होगा भी वो किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है, और जो एरिया की यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। आप देख रहे हो यहां से एक चीज कटने वाली है, तो यहां से एक चीज कटेगी, मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा। तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वोल्ट मीटर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। अगर कल को कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो आंसर होगा वोल्ट मीटर। क्या आया? बोलो आंसर, वोल्ट मीटर आ गया आंसर।
इस बात को विशेष ध्यान रखिए, वोल्ट मीटर है इसकी एसआई यूनिट। कैसी क्वांटिटी है, यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं जी, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपसे कोई पूछे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, तो आपका आंसर होगा सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है इसके डायमेंशन फार्मूले की। तो डायमेंशन फार्मूला आप लोग बेहतर ढंग से जाने होंगे, तो आई थिंक आप लोग इसका डायमेंशन फार्मूला जरूर हमको निकाल करके बताइए कि इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। अच्छा, आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है ना, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू। E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है। या तो सीधे आप ऐसा कर लीजिए, बोल्ट का नहीं, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू का निकालोगे तो जल्दी आ जाएगा। इसके डायमेंशन फार्मूले को हम इधर लिख रहे हैं भाई। डायमेंशन फार्मूला देखो, E का क्या होता है, देखो एफ अपान क्यू फार्मूला होता है। बोलो होता है कि नहीं? एफ अपान क्यू फार्मूला होता है, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, एरिया से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एरिया। बताओ एफ का क्या होता है, एम एल टी पावर -2। एफ का हमारा होता है एम एल टी पावर -2, और डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, ए टी, और फिर यहाँ पर एरिया है तो एल स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे, इस चीज को हम पूरा इधर लिख दे रहे हैं, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। तो क्या मिला आपको, देखो क्या मिला, एम मिला, एल स्क्वायर इंटू एल क्या मिला, एल क्यूब मिला, और क्या मिला, ये टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -3 भी मिलेगा, और जब ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 मिलेगा। तो भैया आ गया है डायमेंशन फार्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन फार्मूला आ गया है, एम एल क्यूब एम एल पावर 3 टी पावर -3 और ए की पावर -1 आया है। तो यहां पर अगर हम लिख देते तो बहुत बढ़िया हो जाता भाई, हमारे पास स्पेस भी तो बचा है। अरे वाह क्या बात है, हमारे पास स्पेस बचा है। डायमेंशन क्या आया है हमारे पास, यहाँ पर कुछ पॉइंट बना के हम लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बताइए जल्दी से, स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, ये कैसी क्वांटिटी है जी, बोलो, स्केलर क्वांटिटी है। और क्या, स्केलर क्वांटिटी है। और जो इसका फार्मूला तो आपने देखा, एस आई यूनिट क्या है, जल्दी बोलो, एस आई, व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एस आई यूनिट क्या है, आपने देखा वोल्ट मीटर। व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला, यहाँ पर हम केवल डीएफ लिखेंगे। डायमेंशन फार्मूला देखा आपने, एम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -1। और ध्यान रखना, इसको बिग बी में बंद करना नहीं भूलना है, इसको हम बिग बी में क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया कि ये कैसी क्वांटिटी है, कि स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट मीटर है। और डायमेंशन फार्मूला आ गया एम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -1। खूब पूछा जाता है एग्जाम में। तो एग्जाम में जब खूब पूछी चीजें जाती हैं तो उनको विशेष ध्यान देना होता है, उनको हमको विशेष फोकस करना है होता है। हमने इधर लिख दिया है सारा। अच्छा जी, आगे बढ़ लेते हैं। हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। भाई गास अल्लाह, बताओ ऐसा कोई एग्जाम, ऐसा कोई ईयर नहीं है जब क्लास 12th का एग्जाम हुआ हो और गास थ्योरम से कोई क्वेश्चन या गास थ्योरम खुद ना आया हो। ऐसा किसी बार भी नहीं हुआ है। या ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इसलिए यहां इसके सामने लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लिखिएगा BIMP भाई रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100% 110% है कि एग्जाम में आना ही आना है। तो एग्जाम का ये बहुत फेवरेट टॉपिक है भाई, ध्यान रखना, इसलिए हम इसको बार बार जोर देके आपको कह रहे हैं। आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the total electric flux passing through a closed surface। तो क्या देखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखना है। पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स
ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ भाई कि अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस के अंदर से, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनसाइड द चार्ज ऑफ द सरफेस। मतलब किसी सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा, उसके अंदर की जो सरफेस का जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, मतलब समेशन ऑफ द चार्ज, चार्ज जानते हो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, उनका जो समेशन होगा दैट विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। अब देखिए ये फार्मूला है, इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। क्या है दूसरा फॉर्म हमारा? देखो, इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल। हाँ, ये इंटीग्रल का साइन है, क्लोज लगाया है। और यहां पर आप देख रहे हो ई क्या है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। और तो और जो हमारे पास डीएस आया था, जो एरिया वेक्टर, जिसको हमने डीए भी लिया था या ए भी लिया था, कहीं भी कुछ रहे सेम है। ई डॉट डीएस इज इक्वल टू, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी फार्मूला सेम वही है, इसको जानते रहे। ये दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बताओ, ये फ्लक्स का ही तो अभी हमने देखा, ई डॉट डी एस, ये फ्लक्स का ही तो है। इसका मतलब फ्लक्स हमारा ये और ये इसके इक्वल। और तो और देखो, ध्यान रखो, जो गॉस लॉ है, जो वैलिड है हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, ये भी ध्यान रखो भाई। गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज रहेंगे उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे, बाहर के चार्ज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम बाहर के चार्जों को कंसीडर करने वाले नहीं हैं, हम केवल अंदर के इनसाइड, क्लोज सरफेस के इनर साइड के जो भी चार्ज हैं उन्हीं को हम कंसीडर करने वाले हैं। बोलो, बात क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब आता है, जब आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी हम बता दे रहे हैं। कहेगा स्टेट गॉस लॉ। गॉस लॉ से आप क्या समझते हैं? स्टेट गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट है? प्रूव द गॉस लॉ। गॉस लॉ को प्रूव करिए, या तो कोई इसका एक एप्लीकेशन देगा, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो आज हम लोग इसकी प्रूविंग भी देख लेंगे। तो प्रूविंग क्या क्या है भाई, देखिए जल्दी से। तो प्रूविंग जो हमारे पास है वो हम इस तरह से करने वाले। जरा देखिए आप, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। आप देखो, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डीएस क्या है? सरफेस एरिया। नहीं, क्या? एरिया वेक्टर। क्या? एरिया वेक्टर। सरफेस एरिया ना बोल देना यस फॉर सरफेस, नो, गलत, रॉन्ग। तो क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये बात बताओ हमको, जो ये हमने एक क्लोज सरफेस लिया है, ये स्फेरिकल ही तो है। ये क्या है? एक स्फेरिकल है, सर्कुलर है, कुछ भी आप मान सकते हो। इसके अंदर हमने एक चार्ज ले लिया, चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो आप जानते हो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी भाई। हमने एक पॉइंट पी यहां कंसीडर कर लिया, और यहां पर एक हमने एरिया कंसीडर कर लिया, और डीएस एरिया, एक पॉइंट कंसीडर किया। यहां पर जो एरिया वेक्टर आ रहा है, आप जानते हो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऑलरेडी आप देख रहे हो इधर है ही। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? आप जानते हो सर, 0 ही होगा, क्योंकि दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना बन जाएगा बताओ? 0 डिग्री। तो जरा देखिए, ई डॉट डीएस क्या होता है? ई डॉट डीएस होता है सर, ई डीएस कॉस थीटा। यही तो होता है सर जी, होता है। तो हमको ये चीज प्रूव करनी है। देखिए क्या हो जाएगा फिर, देखो। अच्छा, ये बात बताओ हमको, क्या ये बताओ, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, हर जगह इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या सेम है? इस पॉइंट पे, 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 क्या डिस्टेंस सेम नहीं है?
है जी, डिस्टेंस तो सेम है। तो जो अगर डिस्टेंस सेम है तो रेडियस भी तो हर जगह सेम होगी। हाँ जी सेम है। अगर सेम होगी रेडियस तो आप तो जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस पे ही तो डिपेंड करती है, क्योंकि आपने देखा ही है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ये है, अगर आर की वैल्यू सेम है हर जगह, अगर आर की वैल्यू हर जगह सेम है तो बोलो ई की वैल्यू सेम होगी। अगर ई की वैल्यू हर पॉइंट पे ऐसे सेम होगी, सरफेस पे हर पॉइंट पे सेम होगी, तो बताओ क्या ई कांस्टेंट नहीं हुआ? ई कांस्टेंट हुआ और उसको हम इंटीग्रेशन करते समय बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करते समय जो क्वांटिटीज कांस्टेंट होती है उनको हम निकाल के बाहर कर लेते हैं। इस इट मींस जो हमारा ई होगा वो आ जाएगा ऑटोमेटिक बाहर, ई आ जाएगा बाहर। अच्छा जी, ई तो हो जाएगा बाहर, ई कांस्टेंट हो गया। और तो और जो ये कास थीटा जो एंगल कितना है बताओ, 0 डिग्री है। तो यहां पर जैसे कास 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वहां पर 1 आ जाएगा। कास 0 की वैल्यू होती है 1। इसको हम लिख सकते हैं भैया ई डी एस कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री। और ये हमारा आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब क्या करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने बताया हर पॉइंट पे सेम, तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी, निकाल के करो बाहर। और जो ये मिल रहा है हमको, दिस इज इक्वल टू डी एस। ये किसके इक्वल है? डी एस के इक्वल है ये। अगर ये डी एस के इक्वल है तो बताओ ई का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अंदर का ही चार्ज लेना है हमको। अच्छा डीएस जानते हो, ये तो हमने छोटी सी एरिया लिया है, एक छोटी सी एरिया। अगर पूरे एरिया का लें, अगर पूरे एरिया लें मतलब इसका पूरा एरिया कंसीडर, अभी तो हमने एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर किया है। अगर हम पूरी एरिया को कंसीडर करें तो जो क्लोज्ड सरफेस डीएस होगा जानते हो कितना होगा? जानते हो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई क्योंकि स्फेरिकल सेल है ना ये, तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या लिख पाएंगे जरा यहाँ देखिए, हम क्या लिख पा रहे हैं यहाँ जरा देखिए भाई। हम यहाँ लिख पा रहे हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। कैसे लिखें कैसे लिखें कैसे बताएं, कैसे लिखें कैसे बताएं? चलो इधर ही लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। क्या आ गया भाई बताओ? फाई जो आ रहा है, दिस फाई इज इक्वल टू, दिस फाई इज इक्वल टू ई तो हो गया हमारा बाहर। अगर ई बाहर है तो इसको लिखो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू कौन रखेगा? हम ही तो रखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो रख दीजिए फटाफट, ई की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या, और क्या, क्यू बाई आर स्क्वायर। और जो डीएस है ना भैया, ये क्लोज्ड इंटीग्रल जो डीएस देख रहे हो अंदर तो यही बच रहा है, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना यार, अरे बोलो हाँ या ना। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया मेरा, कैंसिल आउट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो जो फाई मेरे को बच्चा है, तो जो फाई मेरा आया है, जो फाई आया है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आया। और ध्यान रखना, ये जो क्यू आया है, ये जो क्यू आया है, ये इनसाइड चार्ज ऑफ द स्फेरिकल सेल है। ये इनसाइड ऑफ द चार्ज ऑफ द स्फेरिकल सेल, ये इनसाइड का चार्ज है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो यही तो हमें प्रूव करना था, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो भैया खूब आता है एग्जाम में, बहुत केयरफुल रहिए, बहुत सावधान रहिए, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समझिए। कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैसेज वैसेज भी किया करो यार कुछ।
लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ये खूब करते हो आप लोग, हम जानते हैं। चलिए भाई देखिए, अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ। भैया गॉस लॉ से इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो पॉइंट है वो क्या क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो जी, क्या क्या है। कह रहा है गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द सरफेस। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, गॉस लॉ जो हमारा है एरिया ऑफ द सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, एरिया उसकी चाहे जो भी हो। इन गॉस लॉ ओनली इनर साइड चार्ज इज टेकन। जैसे मान लो आपने ये कोई मतलब सरफेस कंसीडर किया है, तो मान लो यहाँ पर +2 क्यू कूलाम है, यहाँ -2 क्यू कूलाम है, यहाँ +4 क्यू कूलाम है चार्ज, और बाहर +1 कूलाम है, क्यू कूलाम है चार्ज। तो क्या ये बाहर वाला कंसीडर करेंगे? नहीं जी। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ओनली इनर साइड चार्ज आर कंसीडर। केवल अंदर से साइड के चार्ज क्या हो जाएंगे? कंसीडर किए जाएंगे। इनर साइड चार्ज इज गॉस लॉ इज वैलिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए ही तो वैलिड है गॉस लॉ, और किसी के लिए नहीं वैलिड है। गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब गॉस लॉ क्या करता है? शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। किसी बॉडी चाहे भी किसी भी शेप की हो, इरेगुलर शेप की हो, किसी भी शेप की हो, वो उसके शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ लेते हैं हम भाई। अब जो हमारा आ रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है भाई। गॉस लॉ हमारा जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नहीं सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन इसका हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। तो पहला एप्लीकेशन है इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है। और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट है। और जो फोर्थ हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, तो ये आप देख रहे हो चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के लिए हो गया है। गॉस लॉ इज वैलिड, गॉस लॉ इज वैलिड, आप देख रहे हो। गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपने यहां लिखा। केवल क्लोज एरिया पे डिपेंड करेगा। इनर साइड के चार्ज हमेशा कंसीडर किए जाएंगे, और एरिया पे तो डिपेंड करता ही नहीं यार। डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। बोलो समझ में आया कुछ कि नहीं आया? अरे बोलो आया होगा, कहो हाँ आया है। तो आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, हमें ये पता चल रहा है आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्योंकि हम मन से पढ़ा रहे हैं। हम मन से पढ़ा रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है। आप देख रहे हो क्वेश्चनों की ढेर सारी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, कोई चिंता की बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए जाएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले आप क्या करिए, हमको सपोर्ट करिए, हमको सपोर्ट करिए। हम नए, हम जरूर नए हैं, कंटेंट भरपूर दे रहे हैं आपको। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहां लिख दें क्या? नोट करके ये भी लिख दें क्या? क्या ये लिख दें? चलिए लिख देते हैं, आप कहते हो। यहां पर हम नोट करके लिख भी देते हैं भाई। आपकी इच्छा है तो हम लिख देते हैं। आपकी इच्छा का सम्मान करना हमारा फर्ज है। क्या लिखेंगे? प्लीज, क्या प्लीज? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तभी ऐसा करना भी है,
और अगर कोई कमी है, कोई त्रुटि है तो उसको बताना भी है भाई कमेंट बॉक्स में। तो हम यही कहेंगे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई लेक्चर। तो यहाँ लिख दे रहे हैं इफ यू, टर्म्स एंड कंडीशन आर अप्लाई, इफ यू लाइक व्हाट, लाइक माई लेक्चर्स। ये इफ यू लाइक माई लेक्चर्स, अगर आप मेरे लेक्चर को पसंद करते हैं तभी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करवाना है अपने दोस्तों को। अगर नहीं पसंद करते हैं तो कुछ रीजन भी बता देना यार, उस रीजन बता देना कि क्या दिक्कत है, कोई कमी है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, सुधार किया जा सकता है। हमने आपको पहले कहा कि हम थोड़ा नए हैं, अभी सीख रहे हैं चीजों को। हाँ, तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए प्रेम, स्नेह, प्यार, तीनों चीजें आप बनाए रखिएगा। इसी के लिए हमको करिए विदा, हम लेते हैं और चलते हैं अगली क्लास को। हम लोग फिर से जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको जानते हो अल्टरनेट पे डेज आपको इसलिए लेक्चर मिल पा रहे हैं, रीजन ये है कि अल्टरनेट डेज पे ही हम 11th की क्लासेस डाल रहे हैं, 11th की क्लासेस हम लोग डाल रहे हैं। तो इसमें जरूर आप देखिएगा, सारा लेक्चर मिलेगा, कंटेंट में कोई कहीं कमी आप नहीं पाएंगे, जरूर ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, हमको करिए विदा, धन्यवाद, नमस्कार।